तो नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि है बृहस्पति के ऊपर। तो बृहस्पति जब खाना नंबर 2 में आएगा तो क्या रिजल्ट्स देगा। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छी पोजीशन है बृहस्पति के लिए। और कहीं ना कहीं ये आपको वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लेस कर देती है। मतलब एक तरीके से आपको एक आशीर्वाद मिल चुका है वेल्थ की तरफ से, और कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग संस्कार की वजह से, आपके बचपन की वजह से। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 2 में। तो स्टार्टिंग ये है कि लाल किताब जो है हमारी वो काल पुरुष की कुंडली पर आधारित है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब काल पुरुष की कुंडली का अंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली है ना, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे जीव जंतु जितने भी, हम सब काल पुरुष की कुंडली का ही अंश है। चाहे हमारे लग्न बदल जाए, चाहे हमारी ग्रहों की पोजीशन बदल जाए, वो सब एक अलग डिफरेंट टुगेदर है, वो हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बट इवेंचुअली हम सब काल पुरुष की कुंडली का ही आधारित है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस कौन रूल करता है? मार्स रूल करता है, मंगल रूल करता है। तो काल पुरुष की कुंडली में मार्स ही है जो शरीर को रिप्रेजेंट करता है, और कोई प्लेनेट नहीं है। भले ही आपके हर चीज़ बदल जाए, लेकिन मार्स ही है जो आपकी बॉडी को डिफाइन करता है। तो ये एक अलग चीज़ है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 2 की। तो सबसे पहले ये है कि खाना नंबर 2 का जो नेचुरल लॉर्ड है वो कौन है। जो काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का नेचुरल लॉर्ड कौन है, मतलब सेकंड हाउस का नेचुरल स्वामी कौन है? शुक्र है, और बृहस्पति यहाँ पर आ रहा है। तो लाल किताब की एक लाइन है इसमें कि शुक्र बैल, बृहस्पति को शिवजी की संज्ञा दी गई, तो शिवजी को हम बैल पर सवार मानेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। अब जब ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिव जी को हम बैल पर सवार मानेंगे, तो इरिस्पेक्टिव कि यहाँ पे कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी उसको नुकसान या नीच करने की कोशिश नहीं करेगा। दैट इज द पॉइंट। क्योंकि अब जहाँ पे गुरु आ गए हैं वहाँ पे किसी की नहीं चलेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और ऐसी सिचुएशन में अगर सेकंड हाउस भी आपका नेगेटिव हो ना, सेकंड हाउस में भी गुरु के साथ कोई नेगेटिव प्लेनेट आ जाए, 8th हाउस में भी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों प्लैनेट आपस में भले ही लड़ते रहेंगे, लेकिन गुरु को ये नीच नहीं कर पाएंगे, गुरु को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये एक बहुत ब्लेस्ड पोजीशन है बृहस्पति खाना नंबर 2 की। तो ऐसा इंसान जो है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 2 पर होगा, ऐसा इंसान गुरु अवश्य होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके अंदर जो टीचिंग एबिलिटीज़ है, जो गाइडेंस देने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, और खाना नंबर 2 आपकी संस्कार है, आपका बचपन है, और कहीं ना कहीं ये आपकी फूड हैबिट भी है। तो नेचुरली जिसका बृहस्पति सेकंड हाउस में होगा, उसको सात्विक फूड, जो अच्छा फूड है, साफ सुथरा फूड है, वो खाने का कहीं ना कहीं उसको शौक होगा उस चीज़ का, कि मैं ऐसा फूड खाऊं जो साफ हो, जो सात्विक हो, जो मेरे को पीस दिलाए, जिसको खा के मैं डिस्टर्ब ना रहूं माइंड के तरीके से। और ऐसे इंसान की जो स्पीच होगी ना, जब वो बोलेगा, तो बहुत ही एक वैसी स्पीच होगी कि हो सकता है कि किसी को गाइड कर रहा हो, गाइडेंस वाली स्पीच होगी। तो ये एक ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, सेकंड हाउस जुपिटर का। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि गुरु जब सेकंड हाउस में हो और 8th हाउस में मार्स हो, मंगल हो, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान जो है सच्चाई पसंद करेगा। मतलब अगर वो किसी ऐसे सर्कल में है जहाँ पे लोग सच नहीं बोलते, जहाँ पे लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को चीट करते हैं, दैट इज़ द वर्ड, चीटिंग, डिसऑनेस्टी, तो इस ऐसी सिचुएशन में वो इंसान वहाँ पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि उस इंसान को सच्चाई जो है वो अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि सेकंड हाउस आपकी स्पीच का है ना, और आपकी स्पीच में कितनी सच्चाई है, कितनी बुराइयां हैं, वो ये बृहस्पति सेकंड हाउस वाला पहचान लेगा। और अगर जब उसको पता चलेगा कि यहाँ पे के लोग ना डिसऑनेस्टी वाले हैं, चीट करने वाले हैं,
तो ऐसा इंसान जो है उस सोशल सर्कल में रहेगा ही नहीं। दैट इज़ द पॉइंट। और जब राहु 8th हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान को वीर बोला गया है, क्योंकि 8th हाउस क्या है? 8th हाउस आपकी इंट्यूशन है। तो आप इंट्यूटिवली समझ जाओगे कि ये आपके साथ करना क्या चाह रहा है और आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। और जब सूर्य 10th हाउस में आएगा और 12th हाउस में आएगा तो ये आपको फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लेस्ड कर देंगे। मतलब आपके पास बहुत फेम होगा जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य प्रकाश है ना, और 10th हाउस आपका कर्मा है, तो आपका कर्म आपको रोशन करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है सूर्य की, जब 10th हाउस में हो और 12th हाउस में हो। बाकी जब शनि 8th हाउस में आएगा कि तो ये सिचुएशन नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट ये पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो किस तरीके से लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि हम कैसे भी हो, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। चाहे हमें कोई कैसे, हमारा नेचर और कैरेक्टर कैसा भी हो, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, दैट इज़ द पॉइंट। क्योंकि जब शनि 8th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान मुर्दा विचार वाला होगा, मतलब अकेलापन उसको पसंद होगा। अब ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए सही भी हो, कुछ लोगों के लिए गलत भी हो। कुछ लोगों को सोशल सर्कल में मज़ा आता हो, कुछ लोगों को अकेले में इंट्रोस्पेक्टिव करने में मज़ा आता हो। तो ये अपना अपना वो है, लेकिन ऐसा इंसान उदास तरीके का रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि अगर वो एस्ट्रोलॉजी को अपना पार्टनर बना ले, तो ये सिचुएशन उसको एक अलग लेवल में ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो ये एक पोजीशन है जो गलत भी नहीं है सही भी नहीं है, डिपेंड करता है कि इंसान किस तरीके से चीज़ों को ले रहा है। दैट इज़ द पॉइंट। और जब केतु 8th हाउस में आएगा तो ये भी एक अच्छी ब्लेस्ड पोजीशन है केतु की 8th हाउस में आने की, क्योंकि ये भी आपको इंट्यूटिवली स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि केतु जब चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में होता है, तो ये केतु एक अच्छा केतु हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि 8th हाउस इंट्यूशन का है, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं उस तरीके के इंसान हो जाएंगे कि आप चीज़ों को पहले ही भांप लें। तो ये एक पोजीशन है केतु की 8th हाउस की। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 8वां घर खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10 और खाना नंबर 12, तो इनमें भी अगर ग्रह हो तब भी ये जुपिटर को नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, तब भी ये जुपिटर को पूरी तरीके से डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं। मैंने पहले क्या बोला था कि शिवजी बैल पर सवार मानेंगे, तो शिवजी बैठे हुए हैं, और जब तक शिवजी है वहाँ पे तब भी कोई भी प्लैनेट उसको नुकसान पूरी तरीके से नहीं पहुँचा सकता। तो ये एक चीज़ है। बाकी जब इसमें नेगेटिव ये है कि 8वां घर अगर मंदा हो जाए किसी भी तरीके से, उसमें मंगल आ जाए, चंद्र आ जाए, तो ये बृहस्पति थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट ले लेगा, पूरी तरीके से नहीं लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको ससुराल पक्ष से, आपकी फैमिली पक्ष से और आपको वेल्थ के तरीके से थोड़ा बहुत नुकसान भी देगा। तो ये एक इसका नेगेटिव ट्रेट है कि जब 8वें घर में मंगल और चंद्रमा हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि जब बुध 9th हाउस में हो तो ऐसा इंसान ईर्ष्यालु तरीके का होगा, हर किसी से जलने वाला, कि उसको फ़ायदा हो रहा है मेरे को नहीं हो रहा, अरे ये तो इतना आगे पहुंच गया मैं नहीं पहुंच पा रहा। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होती रहेगी उसके माइंड में। और भले ही अगर वो एस्ट्रोलॉजर भी हो, कुछ भी हो, वो सबको ये बता रहा हो कि मेरी डेस्टिनी, सबकी डेस्टिनी अलग है और सबको अलग अलग चीज़ें मिलनी है, बट जो उसका अंदर है, जो उसके अंदर की कॉन्शियसनेस है, जो वो अंदर जिस तरीके से चीज़ों को लेता है, कहीं ना कहीं वो ईर्ष्यालु, वो जलनपन उसके अंदर रहेगी रहेगी। तो ये एक नेगेटिव ट्रेट है बुध का 9th हाउस में आना। बाकी ये बृहस्पति हर तरीके से अच्छा है। तो ये थी मेरी एनालिसिस बृहस्पति खाना नंबर 2 की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राम।